हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो हमने लिया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और ये जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यातिबद्ध व्यक्तित्व हैं? तो सबसे पहले जानते हैं इसके ऑप्शन। हाथी विशेषज्ञ, बाघ विशेषज्ञ, पक्षी विशेषज्ञ एंड वन्य प्राणी विशेषज्ञ। तो जो डॉक्टर सलीम अली हैं उनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो डॉक्टर सलीम अली जो हैं, इनका पूरा नाम था मोइनुद्दीन अब्दुल अली। सलीम अली का पूरा नाम क्या था? मोइनुद्दीन अब्दुल अली। और ये किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं? तो ये है पक्षी विशेषज्ञ। किसके विशेषज्ञ हैं? पक्षी विशेषज्ञ। अब पक्षी विशेषज्ञ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अब सलीम अली के लिए हम जानते हैं भारत का बर्डमैन के नाम से। भारत के बर्डमैन। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारत का बर्डमैन कौन है, तो भारत का बर्डमैन है डॉक्टर सलीम अली। अब सलीम अली के नाम से एक नेशनल पार्क भी है, सलीम अली नेशनल पार्क। यह कहाँ पर स्थित है? यह तो यह नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है सलीम अली नेशनल पार्क? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ही एक लेक है। लेक मतलब क्या होता है? लेक मतलब होता है झील। तो वह कौन सी झील है? तो वह झील है डल। कौन सी झील है? डल लेक। डल लेक कहाँ पर है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, अब आइए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्ष से नहीं दिखा हो? तो विलुप्त मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो विलुप्त मतलब होता है कि जो चीज़ क्या हो रही है, धीरे 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 गायब होती जा रही है, उसको हम क्या करते हैं? विलुप्त श्रेणी में डाल देते हैं। अब विलुप्त श्रेणी में जब डालते हैं तो कितने साल का गैप देखते हैं? तो उसमें देखते हैं हम 50 साल का गैप। तो हमारा जो ऑप्शन डी है 50 वर्ष, वह सही है। 50 साल का गैप देखते हैं। अब ये विलुप्त हम कैसे मानेंगे कि हमने इसको विलुप्त मान चुके हैं? तो एक IUCN करके एक संस्था है, या फिर हाँ एक संस्था है जिसमें एक बुक होती है जिसको बोला जाता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। और ये जो रेड डाटा बुक है उसमें क्या होता है? उसी में होता है कि जितने भी प्राणी, जितने भी जीव जंतु क्या हो रहे हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं या जो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, उनके बारे में उस रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है? एक लिस्ट बनाई जाती है। तो अभी एक चीज़ और बता दें, जैसे कि आपने देखा होगा डायनासोर को विलुप्त जंतु की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद आपने सुना होगा गिद्ध। पहले गिद्ध काफ़ी मात्रा में थे, लेकिन अब गिद्ध क्या हो चुके हैं? विलुप्त श्रेणी में आ चुके हैं। तो ये इनको मेंशन कहाँ किया गया होगा? रेड डाटा बुक में। और एक चीज़ और बता दें कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र बन रहा है। क्या बन रहा है? गिद्ध संरक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहाँ बन रहा है? तो देखिए, जीव जंतुओं के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या बनाते हैं? नेशनल पार्क बनाते हैं, है ना। पेड़ों के प्रोटेक्शन के लिए या फिर जो वनस्पति होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। तो नेशनल पार्क ही है एक मध्य प्रदेश में जिसका नाम है वन विहार। वन विहार नेशनल पार्क में हमने क्या किया है? गिद्ध को क्या संरक्षण दिया है, और वहाँ पर गिद्ध को संरक्षण दिया जा रहा है। ओके, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता
कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में और उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो अब देखिए, जैव विविधता का मतलब कि जितनी ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा हरियाली होगी तो वहाँ पर क्या होंगी, जीव जो हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा जीव जंतु जो हैं वहाँ पर पाए जाएंगे। और जीव जंतु हरियाली कहाँ पर होगी, जहाँ पर जो वर्षा का लेवल है वो प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर गर्मी पड़ रही, ना कम गर्मी ना ज़्यादा गर्मी, मौसम अनुकूल रहेगा और वह रहता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। अब करते हैं भारत की बात। तो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वह पाई जाती है पूर्वी घाटी में, पूर्वी घाटी में, ठीक है, पूर्वी घाटी में पाई जाती है। अब आपने सुना होगा मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन कहाँ पर है? मैंग्रोव वन है हमारे पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर क्या होता है, गंगा नदी अपना क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, वहीं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो हैं पश्चिम बंगाल में है, वह भी क्या है, एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। जैसे कि आप केरल साइड जाएंगे तो केरल में एक जगह है जिसको बोला जाता है शांत घाटी, शांत घाटी या साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली भी क्या है, जैव विविधता का ही हॉटस्पॉट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? अब आपको क्या करना है, जैव विविधता का संरक्षण करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण नीति होगी? जैवमंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क एंड जंगली जंतु अभ्यारण्य। अब देखिए, इसका सही आंसर है जैवमंडल रिजर्व। अभी मैंने पहले बताया था कि क्या है, अगर आपको वनस्पति या फिर पेड़ पौधों को क्या करना है, संरक्षण देना है, तो उसको क्या करते हैं हम, उनको बायोस्फीयर रिजर्व में डिवाइड कर देते हैं, बोल देते हैं कि यह क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है और यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर आप ज़्यादा गंदगी नहीं कर सकते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों या फिर वहाँ के जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल जो गार्डन्स होते हैं वो, जिसमें विभिन्न टाइप की जो वनस्पतियाँ होती हैं, लाइक हमारे जिनसे हमारी दवाइयाँ बनती हैं, उनमें भी डिवाइड करते हैं ऐसे पौधों को। राष्ट्रीय पार्क, अब नेशनल पार्क तो हम सभी ने देखा होगा, सुना होगा, नेशनल पार्क जिनमें क्या होता है, वन्य जीवों को क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, एक खास प्रकार के जीवों को। जंगली जंतु अभ्यारण्य, और उसके बाद जो जंगली जंतु अभ्यारण्य जो होते हैं, अभ्यारण्य कई किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वह है नौरादेही अभ्यारण्य, है ना। अब इसके बाद आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? इसके ऑप्शन देख लेते, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। क्या है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान और बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो आंसर है वह है हमारा पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से धनी, देखो पूर्वी घाट में भी जैव विविधता पाई जाती है। अगर आप इस साइड जाएंगे, कहाँ, हम जो सेवन सिस्टर्स हैं, हमारी सेवन सिस्टर्स किन राज्यों को बोला जाता है, जो मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड वाला जो क्षेत्र है उनको सेवन सिस्टर बोला जाता है। वहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट है। लेकिन पश्चिमी घाट का, जहाँ पर हमारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है पश्चिमी घाट, और वहाँ पर क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। थार का रेगिस्तान भी है,
जो कि जिसको क्या बोला जाता है, ड्राई जैव विविधता के नाम से या फिर शुष्क जैव विविधता के नाम पर भी जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति निम्न में से एक की स्थापना करने में निहित है। क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति निम्न में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जैव मंडल ऑप्शन है जैव मंडल निश्चय रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है जैव मंडल रिजर्व। अगर आपको क्या करना है, जैव विविधता का संरक्षण करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व बनाना पड़ेगा। और बायोस्फीयर रिजर्व हमारे जो भारत है, भारत में मैं बता रही हूँ अभी 40+ बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो था वह कौन सा था? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी है, और सुंदरवन जो डेल्टा है वह भी किस में आता है? बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। अगर भारत की बात अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारा पचमढ़ी हो गया। अभी पचमढ़ी के बाद एक नारो हिल्स है जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और MPPSC में इस बार नारो हिल्स को लेकर एक क्वेश्चन भी पूछा था। वह भी कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में, और दे बोथ आर बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ह्रास मतलब होता है लॉस। ओके, तो जैव विविधता का क्षरण क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, और प्राकृतिक आवासीय विनाश। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप अपने मन से भी लगा सकते हैं। तो हम सभी को मालूम है कि क्या हो रहा है, जैव विविधता क्यों डिस्ट्रॉय होती जा रही है? तो वो हो रही है प्राकृतिक आवासीय विनाश। मतलब इसका मतलब क्या है कि अब देखिए, पहले क्या होता था, जो जीव जंतु होते थे उनका एक आवास होता था, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे एक केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। और वहाँ वह ना एक केवलादेव नेशनल पार्क नहीं है, वो अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, और वह पक्षी अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर ना साइबेरियाई क्रेन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर क्या होता है, ठंड के मौसम में साइबेरियाई सारस आते हैं और पूरी ठंड के मौसम में यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वहाँ का जो पेड़ पौधा या फिर जो पेड़ पौधे कटने की वजह से और काफ़ी सारी आबादी होने की वजह से अब साइबेरियाई जो क्रेन्स हैं उन्होंने आना क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो इससे क्या हो रहा है? जैव विविधता का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवासीय विनाश। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? अब बायोडायवर्सिटी क्या कहलाता है? वही है, बायोडायवर्सिटी मतलब होता है क्या? जैव विविधता। अब जैव विविधता का हॉटस्पॉट इसमें से क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है हिमालय, विंध्यन, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो इसमें से जो ऑप्शन है हमारा हिमालय पर्वत पर क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है हिमालय पर। उत्तरी पूर्वी भारत जो कि हमारा कौन सा आ जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। तो यहाँ पर तो क्या है? जैव विविधता है। पश्चिमी घाट
अभी हमने ऊपर ही क्वेश्चन देखा कि पश्चिमी घाट क्या है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वह पश्चिमी घाट ही है। तो अब आता है हमारा विंध्यन। विंध्यन में कोई भी जैव विविधता नहीं पाई जाती। विंध्यन जो श्रेणी है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, और यह बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानस वन्यजीवन अभ्यारण्य किस राज्य में है। क्या पूछा है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो सबसे पहले जानते हैं अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं। अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, जो अभ्यारण्य एक्चुअली कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। जो नेशनल पार्क होते हैं वो कुछ ही क्षेत्र में फैले होते हैं, लेकिन जो अभ्यारण्य है वह एक शहर से दूसरे शहर तक, एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक फैले होते हैं। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है, तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य का ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है असम। जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है वह असम में स्थित है। अब इसकी खास बात क्या है इस अभ्यारण्य की। असम, अब यह किसके लिए जाना जाता है, तो यह जाना जाता है बाघों के संरक्षण के लिए और हाथियों के संरक्षण के लिए। मानस नेशनल पार्क को, मानस अभ्यारण्य को जाना जाता है। अब ये बना कब सबसे पहले, तो यह बना 1928 में। 1928 में यह इस्टेब्लिश हुआ, और इसके बाद यह 1973 में रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, और 1985 में 1985 में यूनेस्को द्वारा इसको क्या कर दिया गया, यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया, 1985 में। किसके द्वारा किया गया, यूनेस्को के द्वारा किया गया। किस लिए फेमस है, यहाँ पर बाघों का और हाथियों का संरक्षण किया गया है। अब जो मानस है, मानस एक नदी है। मानस क्या है, एक नदी है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, तो यह नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र ही है। इसके बाद आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो है हमारा, समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है, तो डिंगोंग। सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया समुद्री जीव है, ठीक है ना। तो यह क्या है, एक मैमल है। क्या है, मैमल। अब मैमल क्या कहलाते हैं, तो जो हमारे जीव हैं वो या फिर तो उभयचर होते हैं, बोनी फिश होते हैं, शार्क होते हैं, या स्तनधारी। तो मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, जिनके अंडे नहीं होते, जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो कहलाते हैं स्तनधारी। तो डुगोंग जो है वो क्या है, एक टाइप का, एक अगर आप इसको सर्च करेंगे तो एक टाइप की ये बोल सकते हैं, एक टाइप की फिश टाइप का होता है, जो कि समुद्र में पाया जाता है, और यह क्या है, अब विलोपित होती जा रही है। तो यह क्या है, स्तनधारी है। सबसे पहले तो याद रखना है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इसको क्या किया जा रहा होगा, संरक्षित किया जा रहा होगा। और संरक्षित कहाँ किया जा रहा है, तो भारत में एक जगह है। भारत में कहाँ पर किया जा रहा है, तो भारत में चिल्का झील में किया जा रहा है। किस में, चिल्का झील। अब चिल्का झील जो है किस लिए फेमस है, यह आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। ओके, इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है, तो इसके ऑप्शन है दिसंबर, पहला है दिसंबर तथा जनवरी, इसके बाद अक्टूबर तथा नवंबर, सितंबर तथा अक्टूबर, और अगस्त तथा सितंबर। तो इसका सही आंसर है सितंबर तथा अक्टूबर।
ओजोन परत का क्षरण किस माह में होता है? अंटार्कटिका हमें मालूम है। अंटार्कटिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है जिस पे क्या होता है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ पाई जाती है। और इस पर ही क्या किया गया था, सबसे पहले ओजोन परत में एक पहला छिद्र देखा गया था यहीं से। और इसका सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? ओजोन परत का। तो ओजोन परत का सितंबर तथा अक्टूबर में। अब क्या होता है, ओजोन परत क्या होती है? तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के ऊपर कई टाइप की लेयर पाई जाती हैं। 4 टाइप की, मेनली 4 टाइप की लेयर पाई जाती हैं, जिसमें एक होती है समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल। और समताप मंडल के ऊपर ही क्या होती है, उसमें होता है, उसके ऊपर होती है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। कैसे करती है? तो वह क्या करती है कि जो लेयर्स होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करती जाती है वापस, तो वह हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो हार्मफुल रेज होती हैं। और हमारे लिए जो त्वचा रोग संबंधी जो रोग होते हैं, काफ़ी सारे चर्म रोग वगैरह, वह नहीं हो पाते हैं इसकी वजह से। तो अब ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर मतलब ओजोन परत। अब ओजोन में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है, छेद हो रहे हैं ओजोन में। तो ये किस वजह से हो रहे हैं? तो 2 गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और इसलिए हम क्या करते हैं, 16 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? तो ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? ओजोन दिवस के रूप में। क्वेश्चन आएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या देखा गया था, ओजोन परत में पहला छिद्र देखा गया था। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? सबसे पहले जानते हैं अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा कहलाती क्या है? अम्ल वर्षा का मतलब होता है एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है? हमने तो नॉर्मल रेन सुना हुआ है। तो एसिड रेन वह होता है कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में क्या होता है, सल्फर डाई, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में 2 टाइप की गैसेस होती हैं। एक तो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको बोला जाता है SO4 और नाइट्रिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल मिलाकर क्या करेंगे, जब बारिश के पानी में घुल जाते हैं तो वह क्या बन जाती है, एसिड रेन बन जाती है। अब ये हो क्यों कारण, किस कारण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। कारखानों के कारण, पेट्रोल के कारण, कोयला जलाने के कारण, और लकड़ी से। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है कारखानों के कारण। कारखानों में जो विषैला धुआं निकलता है, उसके कारण ही क्या हो रहा है, अम्ल वर्षा हो रहा है। और अम्ल वर्षा के कारण एक बहुत ही, हमारी जो भारत की खास इमारत है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। वह कौन सी है? तो वह है हमारी ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। तो ताजमहल को अम्ल वर्षा के कारण क्या हो रहा है, इसका जो ताजमहल के संगमरमर की जो चमक है वह कैसी होती जा रही है, वह फीकी पड़ती जा रही है। और इस वजह से ताजमहल के आसपास जो कारखाने हैं उनको क्या किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो क्या जलाने से प्राप्त होता है? कोल, चारकोल, डीजल, मिट्टी के तेल एंड CNG। तो यह क्या जलाने से होता है? इसका आंसर है कोल। कोल क्या होता है? पत्थर का कोयला।
अब इससे क्या बनता है, पत्थर के कोयला को जब हम जलाते हैं तो उससे जो राख बनती है वह क्या कहलाती है, फ्लाई ऐश। उसको क्या बोला जाता है, फ्लाई ऐश। आजकल जो कंस्ट्रक्शन में है फ्लाई ऐश का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपका जो वेस्ट मटेरियल होगा, अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उनको भी यूटिलाइज कर लिया जाएगा। और एक प्रकार की ब्रिक भी आती है जिसको बोला जाता है फ्लाई ऐश ब्रिक, जो कि क्या होती है, जो कि जो कि देखने में सीमेंट की ब्रिक जैसी होती है, लेकिन वज़न में थोड़ा सा हल्की होती है। अब जो कोयला है, कोयला भारत में कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है 4 प्रकार का कोयला। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, पीट और बिटुमिनस। तो जो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला माना जाता है वो माना जाता है एंथ्रेसाइट, जो कि कहाँ पे मिलता है, एंथ्रेसाइट जो कोयला है वह मिलता है हमारे भारत में सिर्फ एक ही जगह पर, और वह है हमारी कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर एंथ्रेसाइट नाम का कोयला मिलता है। और दूसरे टाइप का जो सबसे बेकार या फिर रद्दी क्वालिटी का जो कोयला होता है वह कौन सा होता है, वह होता है पीट। वह कोयला कौन सा होता है, पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट और सबसे बेकार कोयला पीट। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी गई है। क्वेश्चन है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी गई है। तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर। तो इसका आंसर है कोलकाता। अब स्मोक मतलब जो बीड़ी सिगरेट वाला जो नशा होता है उसको बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा कोलकाता में जो लोग हैं 49% लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा दे दी गई है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई। तो हम सभी को मालूम है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और यह भारत में भी 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। अब 29 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, तो हमारे भारत में एक टाइग्रेस थी जिसका नाम था T20 नाम की जो टाइग्रेस थी उसके पास रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा कब, टाइगर के बच्चों को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड किसके पास था, T20 के पास था। और जो टाइग्रेस 20 थी उसके ही जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाने लगे, भारत में मनाने लगे 29 जुलाई को क्या, टाइगर दिवस। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, गैप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए और सौर को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए क्या किया जाता है, गैप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और सौर को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो सौर को मापने के लिए हम करते हैं डेसिबल। क्या करते हैं, डेसिबल उपयोग करते हैं। ओके। अब इसके बाद आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है। जुगाली करने वाले, अब आपने देखा होगा जुगाली क्या होती है कि आपने जैसे गाय बैलों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, बहुत सारा चारा खा लेते हैं, उसके बाद वो बैठकर अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो वह क्या करते हैं, सबसे पहले तो जैसे गाय होती है, गाय का आपने सुना होगा इसके जो अमाशय होते हैं, अमाशय में 4 पार्ट होते हैं गाय के। और उस अमाशय में सबसे पहले वो सारे चारे को या फिर जो भी फूड वो खा रही है उसको
निगलती जाती है। देन इसके बाद वह बैठ के आराम से क्या करती है, उसको चबाती है, और चबाने के बाद उसमें क्या होती है, पाचन क्रिया होती है। तो जो वो जुगाली करते हैं उसको क्या कहते हैं, चबाने को जुगाली करना। तो उसमें से गैस निकलती है जो कि कौन सी गैस कहलाती है, मीथेन गैस कहलाती है। देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का कितना अधिभाग है। जो वर्ल्ड की जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें भारत का कितना अधिभाग है, 1%, 2%, 3%, 5%। तो इसका आंसर है 1%। कितना पार्ट भारत से होता है, तो वह होता है 1%। किस तत्व के, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है आर्सेनिक, नाइट्रेट, कैडमियम एंड पारा। तो ब्लैक फुट नामक जो रोग है वो होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो तत्व होता है उसके लगातार संपर्क में रहने के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो किससे होता है, नाइट्रोजन, O2, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन। तो इसका सही आंसर है CO, ऑप्शन सी, CO। आज का जो हमारा पर्यावरण का जो टॉपिक MCQs थे आज के लिए बस इतने ही। इसके बाद हम MPPSC का जो MPPSC ने नया सिलेबस अपना अपडेट किया हुआ है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम फिर से वीडियोस लेकर आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।